गुड मॉर्निंग 8th क्लास स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट मैथमेटिक्स 13 चैप्टर में एक्सरसाइज 13.2 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमें इन्वर्स प्रोपोर्शन को समझना होगा। जो हमने अभी लास्ट एक्सरसाइज कंप्लीट की है 13.1, उसमें हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शन को डीपली एक्सप्लेन किया है और उस पर बेसिस जो है क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट किए हैं। अब इन्वर्स प्रोपोर्शन देखिए, इन्वर्स प्रोपोर्शन को हम समझ सकते हैं ऐसे कि टू क्वांटिटीज में चेंज इन सच ए मैटर दैट इफ वन क्वांटिटी इंक्रीज द अदर क्वांटिटी डिक्रीजेज। ओके, मतलब ये है कि इन्वर्स प्रोपोर्शन कहाँ देखने को मिलता है बिटवीन टू क्वांटिटीज, कि जहाँ पर हमारी जो फर्स्ट क्वांटिटी है अगर हमने उसको इंक्रीज किया है तो सेकंड वाली हमारी जो क्वांटिटी है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। अगर हमने फर्स्ट वाली को क्या कर दिया है, डिक्रीज किया है, तो सेकंड वाली इंक्रीज होगी। मतलब एक दूसरे के अगर देखा जाए, हम सीधी लैंग्वेज में बात करें तो बिल्कुल जस्ट जो है वो अपोजिट चलती हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर ये लेट कर लेते हैं कि हमारी जो है क्वांटिटीज x और y है, एक हमारी x है, दूसरी क्या है, y है। ओके, तो अब अगर इनमें जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शन में है, ये इन्वर्सली जो है वेरिएशन में है, इन्वर्स वेरिएशन में है, तो तब क्या होगा, x इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा y के। देखिए अब जो y नीचे है, y नीचे है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ x इन्वर्सली प्रोपोर्शनल y। अगर ये y ऊपर होता, जैसे लास्ट एक्सरसाइज में मैंने बताया था आपको x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था y के, वहाँ ऊपर था, तो वो आपका डायरेक्ट वेरिएशन था और ये इन्वर्स वेरिएशन है, तो इसको बोलेंगे x इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू y। तो यहाँ पर देखिए x ऊपर है और y नीचे है। देखने से ही मालूम हो रहा है कि दोनों में जो रिलेशन है वो एक दूसरे का क्या है, जस्ट अपोजिट है। अगर हम y को इंक्रीज कर रहे हैं तो x क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर हम इसको डिक्रीज कर रहे हैं तो ये हमारा इंक्रीज होगा। मतलब उल्टा सोचना है, बिल्कुल जस्ट एक दूसरे के बारे में। मैंने बताया था आपको कि साइंस और मैथ्स में जहाँ भी आपका ये सिंबल आता है, इस सिंबल्स को रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए, इसको हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक कांस्टेंट का यूज करते हैं और इक्वल का साइन लगा देते हैं। तो हमारी जो है कुछ कंडीशन ऐसी बन जाएगी, x इक्वल्स टू के इंटू 1/y। ये हमारी स्थिति बनेगी यहाँ पर। फाइनली हम इसको अगर देखें तो हम ये कह सकते हैं कि भाई x इंटू वाई इक्वल्स टू के। तो जो हमारा इन्वर्सली जो वेरिएशन है, जो हमारा इन्वर्स प्रोपोर्शन है, उसमें क्या होना है कि अगर हमारी क्वांटिटीज का प्रोडक्ट कांस्टेंट आ रहा है। देखिए वहाँ पर क्या था, एक्सरसाइज 13.1 में, यानी कि डायरेक्ट जो प्रोपोर्शन था, जो डायरेक्ट वेरिएशन था, उसमें रेशो कांस्टेंट आना था और यहाँ पर इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट आना है। अगर आपको ये मालूम करना है कि भाई बोथ क्वांटिटीज में डायरेक्ट वेरिएशन है या इनडायरेक्ट वेरिएशन है, तो अगर उनका रेशो निकाल के देख रहे हैं, रेशो जो है हर बार कांस्टेंट आ रहा है, मतलब सेम आ रहा है, तो वो डायरेक्ट है। अगर प्रोडक्ट सेम आ रहा है तो वो क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन है। अब देखिए एक्सरसाइज 13.2 में क्या है कि कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ पर गिवन हैं और ये स्टेटमेंट जो गिवन है इनमें हमें बताना है कि भाई इन्वर्स प्रोपोर्शन है या फिर डायरेक्ट है या क्या है क्या नहीं है। हमें नहीं पता कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन हम तो सभी को बताएंगे कि भाई किस में क्या बैठ रहा है। अब देखिए फर्स्ट में क्या है, द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब। किसी भी जॉब पर जो वर्कर्स की संख्या है उसके बारे में बताया गया है, साथ ही साथ एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब, और उस वर्क को, उस जॉब को कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है उसके बारे में बताया गया है। तो हमारे पास जो यहाँ पे अगर देखा जाए टू क्वांटिटीज हैं, टू थिंग्स हमारे पास हैं। फर्स्ट है नंबर ऑफ वर्कर्स और सेकंड है लगने वाला टाइम। आप ये सोचिए कि प्रैक्टिकली आपको थिंक करना होगा कि अगर आप किसी काम पर वर्कर्स को बढ़ा देते हैं, आपने क्या किया, वर्कर्स को बढ़ा दिया, तो क्या होगा, उस वर्क को कंप्लीट होने में टाइम कम लगेगा पहले के मुकाबले या ज़्यादा लगेगा। ये सोचने वाली बात है। तो हम जहाँ तक सोच पा रहे हैं कि अगर हम वर्कर्स को बढ़ा देंगे, नंबर ऑफ वर्कर्स हम इंक्रीज कर देंगे, तो टाइम कम लगेगा।
सीधी सी बात है कि नहीं। अगर हमने 1 वर्कर काम कर रहा है, हो सकता है उसको 2 डेज लग रहे हों। अगर उस काम पर जो है हमने वर्कर्स को बढ़ा दिए तो फिर जो टाइम है वो हमारा कम लगेगा। तो कुल मिलाकर के नंबर ऑफ वर्कर्स और लगने वाले टाइम के बीच में कैसा रिलेशन है, इनवर्स का। तो ये जो है एक एग्जाम्पल है किसका, इनवर्स प्रोपोर्शन का एक अच्छा खासा एग्जाम्पल है। तो देखिए इन सभी में आपको अपनी नोटबुक में पहले लिखना है, फिर इसके नीचे लिखना है कि ये कौन सा प्रोपोर्शन है, ये है भी या नहीं है। ओके, अच्छे से इनको समझ के आपको इनको अपनी नोटबुक में करना है। अगर इनवर्स आ रहा है मतलब एक के साथ एक चीज़ बढ़ती है, दूसरी चीज़ वो घट रही है, कम हो रही है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर इनवर्स प्रोपोर्शन ही होगा। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 13.1 जो एक्सरसाइज थी, वहाँ भी एक क्वेश्चन ऐसा ही था जो मैंने आपके लिए करने के लिए दिया था। देखिए वहाँ पर क्या था, वहाँ पर रेशो लेना था, यहाँ पर हम क्या लेंगे, प्रोडक्ट लेंगे। बताता हूँ कैसे होगा ये। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन में इस तरह से टेबल गिवन है। यहाँ पर बताया ये गया है कि भाई हमारे पास जो है 1 लाख का प्राइज है। अगर जो है उसमें जो विनर्स हैं वो अगर सिंगल रहता है तो 1 लाख का 1 लाख प्राइज जो है उसी सिंगल जो है विनर को जाएगा। अगर विनर जो है वो हमारे 2 हो जाते हैं तो प्राइज फिर 50,000 हो जाएगा। अगर हमारे विनर्स 4 आते हैं तो फिर कितना मिलेगा, या 5 आते हैं तो कितना मिलेगा। सीधी सी बात है। देखिए जब प्राइज हमारे पास 1 लाख का है उससे ज़्यादा हम नहीं देना है, तो अगर हमारे विनर्स बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसको जो है वो प्रभावित होगा, इफेक्ट होगा, तो वो भी जो है कम होना शुरू हो जाएगा अकॉर्डिंग टू प्रोपोर्शन लॉ। तो यहाँ पर देखने में ये आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि जो हमारा रिलेशन है विनर में, यानी कि जो विनर को मिलेगा प्राइज और नंबर ऑफ विनर्स में, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मैंने बताया था आपको कि जब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो यहाँ पर जो है प्रोडक्ट जो हमारा होता है वो सेम आना चाहिए। जैसे हम क्या लेंगे 1, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है x इंटू वाई इक्वल्स टू क्या होता है कि ये यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम लेंगे कि भाई x1 मल्टीप्लाई y1, तो 1 मल्टीप्लाई 1 लाख उतना ही आएगा जितना इसका आएगा और इसका आएगा। मैं तो यहाँ पे पहुँचना है क्योंकि हमें तो ये फाइंड करना है ना। तो 4 मल्टीप्लाई y1। अब यहाँ से हमें y1 फाइंड करना है, तो 1 लाख डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 4। तो भाई हमारी y1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24,000। इतने रुपीज़ जो है प्राइज मिलेगा अगर विनर्स हमारे जो हैं कितने हो जाते हैं 4 हो जाते हैं। ऐसे ही हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। अब इसके साथ अब की बार इसको ले लेंगे, ठीक ऐसे ही, तो आपकी y2 की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ऐसे ही फिर आगे जो भी अननोन है हम उसको फाइंड कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में इफ़ अ बॉक्स ऑफ स्वीट्स इज डिवाइडेड अमंग 24 चिल्ड्रन, मैं अभी आपको दिखाता हूँ बुक में। ये देखिए 24 चिल्ड्रन हैं तो हर एक चिल्ड्रन को 5 स्वीट्स मिलती है। पूछा यह गया है कि भाई अगर चिल्ड्रन जो है रिड्यूस बाय 4, अगर चिल्ड्रन जो है 4 रिड्यूस कर दिए जाएं तो अब जो है 1 चाइल्ड को कितना स्वीट मिल पाएगा, ऐसा हमें बताना है। तो पहले हमारे जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैं वो 24 हैं और इस कंडीशन में 5 स्वीट्स मिलती हैं पर चाइल्ड को। अगर हम जो है चिल्ड्रंस को रिड्यूस कर दें 4, यानी कि अब जो है हमारे पास चिल्ड्रन कितने रह जाएँ, 24 में से 4 को कम कर दें तो अब हमारे पास रह गए 20 चिल्ड्रन। तो अब कितनी मिठाई मिलेगी हर एक जो है चिल्ड्रन को, ये बताना है। सीधी सी बात है देखिए कि अगर हमारे पास चिल्ड्रन ज़्यादा थे तो मिठाई मिल रही थी पर जो है हेड को कितना 5। अब अगर चिल्ड्रन कम हो जाएंगे और उतनी मिठाई को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो सीधी सी बात है भाई हर एक चाइल्ड को अब मिठाई ज़्यादा मिलेगी। तो बड़ा कौन है x, 5 में और x में बड़ा कौन है x, और यहाँ बड़ा कौन है 24। होगा भी यही इन्वर्सली वेरिएशन में, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में अगर एक निशान जो है ऊपर को जाता है तो दूसरा नीचे को आएगा, ये गारंटेड है। तो अब जो है जो लॉ ऑफ प्रोपोर्शन मैंने बताया था वो क्या होता है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ प्रोपोर्शन हम ये कह सकते हैं कि भाई मैंने बताया था कि जो आपकी टेल है उसको पहले लिखेंगे 20:24 प्रोपोर्शन में आएगा 5:x। अब जो हमारा लॉ है, लॉ क्या है कि भाई बाहर की मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम 20 मल्टीप्लाई x इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, यानी कि 24 मल्टीप्लाई
5। अब यहाँ से हम x फाइंड कर लेंगे, तो x की वैल्यू हो जाएगी 24 × 5 अपॉन 20। इसको सोल्व करेंगे भाई, तो 5 4 जा 20 और 4 6 जा, यानी कि 6 स्वीट मिलेंगी। अब जो है पर हेड कितनी स्वीट्स मिलेंगी? 6। क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। इसमें जो है ये कहा गया है कि भाई अभी आप देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को, कि क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है। अ बैच ऑफ बॉटल्स वर पैक्ड इन 25 बॉक्सेस विद 12 बॉटल्स इन ईच बॉक्स। इफ द सेम बैच इज पैक्ड यूजिंग 20 बॉटल्स इन ईच बॉक्स, हाउ मैनी बॉक्सेस वुड बी फिल। आपके पास 25 बॉक्स हैं, तो ऐसा तब होता है जब 12 बॉटल्स हम हर एक बॉक्स में लेते हैं, तो हमारी सारी बॉटल्स आ जाती हैं। अगर हम जो हैं 20 बॉटल्स ले लेते हैं एक बॉक्स में, तो फिर तब कितने हमारे बॉक्स की नीड होगी, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ जो बॉटल्स है वो 12 ली है, और 12 बॉटल्स लेने के बाद 25 बॉक्सेज में सारी बॉटल्स कवर हो पाई हैं। अगर 20 बॉटल्स ली जाएं हर एक बॉक्स में, तो तब कितने बॉक्स की आवश्यकता पड़ेगी, ये बताना है। सीधी सी बात है भाई, अगर आप 1 बॉक्स में नंबर ऑफ बॉटल्स को इंक्रीज कर रहे हैं, आप बढ़ा रहे हैं, तो सीधी सी बात है ये जो बॉक्सेज हैं ये कम हो जाएंगे। तो यहाँ पर x छोटा है, क्योंकि मैंने बताया था अगर एक निशान नीचे को लग रहा है यहाँ पर, आपने ये पता कर लिया है, तो दूसरा ऑटोमेटिकली ऊपर को जाएगा। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ प्रोपोर्शन, वही जो मैंने बताया आपको कि 12:20 और यहाँ पर x:25। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम लेंगे, बाहर बाहर की मल्टीप्लाई लेंगे ऐसे, 12 × 25 और यहाँ पर 20 × x। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपका 12 × 25 अपॉन 25, 5 जा 25, 5 4 जा 4 3 जा, तो कुल मिलाकर के आपका आंसर आ गया 5 3 जा 15 बॉक्सेज। क्वेश्चन नंबर 9 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में अ कार टेक्स 2 hours टू रीच अ डेस्टिनेशन बाय ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 60 km/h। हाउ लॉन्ग विल इट टेक व्हेन द कार ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 80 km/h। देखिए 2 hours का टाइम लगता है अगर कार की स्पीड 60 km/h है। अगर स्पीड उसने 80 km/h इंक्रीज कर दी है तो टाइम कितना लगेगा। अब यहाँ सोचने वाली बात क्या है भाई, कि देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर आप स्पीड को बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे, तो टाइम ऑटोमेटिकली कम जाएगा। तो ये इनवर्स वेरिएशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है क्वेश्चन आपका, इसको हम सॉल्व करेंगे। शुरुआत में स्पीड जो गिवन है क्वेश्चन नंबर 9 में वो 60 km/h है। लिख देते हैं यहाँ पे, स्पीड हमारी जो है वो km/h में है। 60 km/h की स्पीड अगर है तो टाइम लग रहा है कितना, 2 hours का। और स्पीड जो है अगर 80 km/h कर दी तो टाइम कितना लगेगा, लेट कर लेते हैं इसको। सोचने वाली बात यही है कि यहाँ पर जो स्पीड और टाइम में जो रिलेशन है वो इन्वर्सली का है, बिकॉज हमें पता है प्रैक्टिकली हम सोचते हैं कि भाई अगर हम स्पीड को बढ़ाएंगे तो सीधी सी बात है भाई टाइम जो है हमारा क्या लगेगा, कम लगेगा। तो यहाँ पर 80 ज़्यादा है, हमें दिख रहा है 80 बड़ा होता है, तो ऐसे हमारा जो टाइम है वो कम लगेगा। तो यहाँ पर कौन बड़ा है, 2 बड़ा है, तो यहाँ पर वही लगाएंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ प्रोपोर्शन। जैसे मैंने बता रखा है आपको कि जो टेल होता है उसको पहले लिखते हैं 60 और हेड वाले को बाद में, ऐसे यहाँ लिखेंगे। अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, बाहर बाहर की मल्टीप्लाई और अंदर अंदर की मल्टीप्लाई। तो अगर आपको एक्सपाइंड करना है तो भाई सीधी सी बात है, x = बैठेगा आपका 60 × 2 अपॉन 80। इसको 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 2 4 जा 8 हो गया। अब इसे काटिए, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। तो आपका जो आंसर है वो आ रहा है 3/2 hours। इसको लिख सकते हैं 1/2 hours। तो जो टाइम लगेगा स्पीड को 80 करने के बाद वो इतना लगेगा।
क्वेश्चन नंबर 11 ले लेते हैं। अ स्कूल हैज़ 8 पीरियड्स अ डे। 8 पीरियड्स चलते हैं स्कूल में, 45 मिनट्स का पीरियड लिया जाता है। अगर 45 मिनट्स का 1 पीरियड है तो उस स्थिति में 8 पीरियड चल पाते हैं, जो टोटल टाइम स्कूल को जो है यहाँ पर अलाउ होता है। तो अब बताना है कि भाई अगर 9 पीरियड्स कर दिए जाएँ, टाइम टोटल वही है। जैसे अगर टाइम स्कूल का जो है 5.5 घंटे का है या जो है 6 घंटे का है, टाइम वही है आपका। तो अगर पीरियड्स को 8 से बढ़ा करके 9 कर दिया जाता है तो अब बताना ये है कि भाई पीरियड जो है आपका वो कितने टाइम का होगा, मतलब ड्यूरेशन जो पीरियड का होगा कितना होगा, ये बताना है। सीधी सी बात है बेटा कि अगर आप जो हमारा टोटल टाइम है उसको अगर आप कांस्टेंट रखते हैं तो टाइम को कांस्टेंट रख करके अगर आप नंबर ऑफ पीरियड्स को बढ़ा रहे हैं, सीधी सी बात है भाई जो ड्यूरेशन है वो कम होगा। तो यहाँ भी क्या है, इनवर्स वेरिएशन है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में एक तरफ लिख लेते हैं नंबर ऑफ पीरियड्स, एक तरफ लिख लेते हैं कि भाई ड्यूरेशन कितना है। शुरुआत में क्या है कि जो 8 पीरियड्स अगर चल रहे हैं, अगर 8 पीरियड चल रहे हैं तो उस स्थिति में 1 पीरियड आपका 45 मिनट का है। अब ये कहा गया कि अगर पीरियड जो है बढ़ा करके 9 कर दिए जाएँ तो अब एक पीरियड कितने टाइम तक चलेगा। एज्यूम कर लेते हैं कि भाई x मिनट तक चलेगा। वही बात जो मैंने अभी आपको बताई है कि बेटा अगर पीरियड्स आप बढ़ाएंगे, टाइम आपका स्कूल का टोटल वही है, छुट्टी उसी टाइम होनी है, तो क्या होगा कि जो ड्यूरेशन है पीरियड का वो कम हो जाएगा। तो अगर 9 यहाँ पर बड़ा है तो यहाँ पर बड़ा कौन होगा, 45 बड़ा होगा, x छोटा होगा। और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ प्रोपोर्शन देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ ना अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ प्रोपोर्शन, इसमें आपका डायरेक्ट इनवर्स दोनों आ जाता है। जो भी यहाँ पे आ रहा है वो अपने आप आ जाता है। तो आप लिख सकते हैं कि इनवर्स प्रोपोर्शन है, वो भी लिख सकते हैं आप, नो प्रॉब्लम। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, 8 मैंने बताया था कि टेल वाले को पहले और हेड वाले को बाद में। ऐसे यहाँ x रेशो 45, फिर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो 8 मल्टीप्लाई 45 इज इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई 9। अब यहाँ से x फाइंड कर लेंगे तो 8 इंटू 45 अपॉन 9, 9 से कट गया कितनी बार, 5 बार। तो भाई आपका जो है x की वैल्यू फाइनली कितनी आ गई, 8 5 जा 40 मिनट्स। गैस तो माय डियर स्टूडेंट, इस तरीके से आपको ये एक्सरसाइज होमवर्क में आज कंप्लीट करनी है। देखिए जैसे ही स्कूल ओपन होते हैं फर्स्ट डे आपको अपनी नोटबुक के साथ विद वर्क कंप्लीट आपको स्कूल में आना है। अगर स्कूल अभी ओपन नहीं होते हैं तो आपको किसी पर्टिकुलर डे इन्फॉर्म किया जाएगा और कॉपी के साथ चेकिंग के लिए आपको